आपके पेशावर के भी बहुत सारे किस्से हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा साथ में उसको भी साथ लेते चले। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेशावर में आप पली बड़ी, फिर भारत आई, जब भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया, ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका जाती हैं, फिर यहाँ बीबीसी हिंदी सर्विस में आके आप काम करती हैं। लेकिन पेशावर के गाने, पेशावर का म्यूजिक, वो सारी चीज़ें आप पे बड़ी हावी रही। बात ये कि इतनी अच्छाई मैंने कहीं नहीं देखी। अच्छाई जो चीज़ होती है, ये आपने पहले भी बात कही, और ये मैंने एक बार और किसी से इंटरव्यू किया था इंडिया में। ये तब हुआ था जब 50 साल हुए थे इंडिया पाकिस्तान के बने हुए आज़ादी के बाद। तो ये जो फैमिली थी, ये पेशावर से दिल्ली के पंजाबी बाग में आके रह रही थी। ये हिंदू लोग थे। और मैंने एक स्टोरी की थी टेलीविजन के लिए वहाँ पे, और सब वो जो बुजुर्ग थे वो बार बार एक ही बात कहते रहे, ओ ये तो कोई कल्चर ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो छोटे बड़े का कुछ नहीं है, यहाँ तो लिहाज नहीं है। अच्छा, उनके बच्चे सब बैठे हुए हैं जो सब दिल्ली में पैदा हुए हैं, लेकिन साहब वो ऐसी कहानियां सुनाते थे पेशावर की लंतरानियां कि ये बच्चे थोड़े शर्मिंदा हो रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा पापा ऐसे भी बात नहीं है कि मतलब इंडिया इतना बुरा है, लेकिन पेशावर की बेइंतहा तारीफ। बात ये है कि वहाँ के जो लोग थे, गरीब लोग जो कि अफ़गानिस्तान से आते थे, जिनके मकान नहीं थे, या वहाँ के रहने वाले भी सड़कों पे सोते थे टोकरी लेके। उनको जब कोई औरतें कोई सौदा सब्जी खरीदती थी, वो टोकरी में भर के उनके घर छोड़ाते थे। टोकरी, उनको पंजाबी में जल्ली वाले कहते हैं। पेशावर में क्या कहते थे मुझे नहीं पता, हमको इतनी इजाज़त नहीं थी बाहर जाने की कि मैं जानूँ क्या। तो हम लोग पेशावर, चूँकि मुझे गाने का बेहद शौक़ था, कहीं शादी हो तो कोई, वहाँ औरतें जाती थी गाने के लिए, खाना घर खा के 10 साढ़े 10 निकल जाती थी, 12-1 बजे रात को आती थी। गाने से, शादी से 3-4 दिन पहले गाने शुरू हो जाते थे। तो किसी की भी शादी हो मुझे पता चले, मैं कह मैं चल सकती हूँ, मेरे को भी ले जाओ, मेरे को भी ले जाओ। तो जब मैं वापस आती थी, मैं तो बच्ची थी, मेरे को तो कुछ कोई गहने नहीं थे मेरे पास, लेकिन उन औरतों ने गहने पहने होते थे। मजाल है कि ज़मीन पे सोया वो गरीब आदमी जिसके पास सवेरे के नाश्ते के लिए पैसे नहीं होंगे, उसने किसी औरत का दुपट्टा खींचा हो या किसी की चूड़ियाँ उतारी हों। हम ऐसे सेफ चल के आते थे उन बाज़ारों से जहाँ लोग सड़कों पे सोए हैं और चूड़ियों की छनछनाहट सुन सकते होंगे। वो इंसानियत मैंने कहीं और देखी नहीं जो मैंने पेशावर में देखी है। तो लोग कहते हैं कि तुम्हें बहिश्त कौन सी जगह दिखती है, तुमने अमेरिका देखा, तुमने स्विट्जरलैंड देखे हैं, और तुमने क्या देखा है, ये देखा। तो मेरे लिए पेशावर से बढ़ के, क्योंकि वो बड़ी होकर मुझे समझ आई उस वक्त, तो मुझे ये मेरा पेशावर है, मेरा घर है, मेरे वतन में जो हो रहा है मुझे क्या पता और जगह क्या होता है। हम लाहौर जाते थे, रिश्तेदार बहुत से लाहौर रहते थे, तो वहाँ लड़के सीटियाँ बजाते थे और छेड़ते थे मेरी बहनों को, कज़न्स को। मैं तो छोटी थी, तो वो बड़ी बुरा मनाती थी, कहती थी यहाँ बड़े बदतमीज़ लोग रहते हैं। मेरे को उतनी समझ नहीं थी। वो तो बात मुझे बाद में आकर पता चली कि आप शायद अब भी यहाँ भी रात को लड़की 12-2 बजे कहीं रात को अंधेरे में जा रही हो और उसके पास बटुआ हो या गहने हो, तो उसको डर लगेगा कि कोई छीन लेगा। पर पेशावर में नहीं, किसी को। और मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में 17 साल की थी मैं जब आई, कभी नहीं सुना किसी के घर चोरी हुई है। गांव में लोटियां पड़ती थी, उनको लोटी पड़ना कहते थे। पठानों के ग्रुप आ जाते थे किसी गांव में, वहाँ ज़्यादा वो गांव मुसलमानों के ही होते थे, वहीं के रहने वाले उनके। लेकिन किसी के घर में जाके चोरी करना, वो ऐसी बात नहीं होती थी। ये पेशावर की बातें आपने बताई, मुझे पेशावर से के आपसे 1-2 गीत भी सुनने हैं, और ख़ासतौर पर अगर पश्तो में अगर कुछ याद हो तो मेरे ख्याल से हम गाने की तरफ अभी आएंगे थोड़ी सी देर बाद में। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, पेशावर के लोग भी आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे इसलिए पता है कि आपका कुछ एक छोटा सा इंटरव्यू हमारी पश्तो सर्विस में जो बीबीसी के हेड रही सफ़िया हलीम, दोस्त भी हैं हमारी और आपकी, उन्होंने किया था, और वो सब इतना मकबूल हुआ, बहुत लोगों ने सुना, और पेशावर के लोगों ने जगह जगह उसको शेयर किया। और वो शायद इसलिए भी शेयर करते हैं कि पेशावर से कौन कौन निकला है, जैसे दिलीप कुमार साहब, ये राज कपूर वगैरह का खानदान आसपास से निकला। राज कपूर की माँ जो थी वो मेरे फादर की मासी की बेटी थी, मौसी की बेटी। कपूर, ये कपूर खानदान, वहाँ कपूर ही कपूर थे। इवन विनोद खन्ना जो था वो भी इतना नज़दीकी नहीं, इवन वो भी हमारा रिश्तेदार था। सब जने बड़े हैंडसम, बड़े गुड लुकिंग, बिल्कुल स्टनिंगली गुड लुकिंग पीपल। सब जने, इजाज़त नहीं थी औरतों को एक्टिंग करने की, नहीं तो हो सकता है मैं भी वहीं पहुंच जाता। वहाँ पे आप एक्टिंग करती हैं।
लेकिन मैंने ये भी सुनाया, आप ही ने सुनाया मुझे कि और आपके बारे में, आप थोड़ी टॉम बॉयज टाइप थी। टॉम बॉयज थी, लेकिन ज़्यादा थे। बुर्का तो 9 साल की उम्र से बुर्का पहना। हाँ। क्योंकि बात यह है कि बाल हल्के रंग के थे और बाहर जाती थी गली से बाहर, तो लोगों को क्या पता मैं मुसलमान हूँ। हल्के रंग मतलब कि थोड़ा सुर्ख ब्लॉन्ड थे। हाँ हाँ, तो मेरा नाम, मेरा तो नाम पठानी, मेरे ननिहाल में नाम पठानी था। तो वो एक ने एक पठानी किस तरह से हैं, पठानी नाम किस तरह से? ननिहाल में नाम होते हैं ना, नाना नानी नाम रखते हैं। तो एक छोटा नाम बच्चों के रखे जाते हैं। तो पठानी था मेरा नाम। अच्छा, नाम ही पठानी था? मेरा नाम स्कूल में पठानी नहीं, घर में पठानी बोलते थे। क्योंकि एक तो मैं मस्तियाँ लड़कों के साथ दीवारों पे चढ़ने का और वो सब कुछ करती थी। दूसरा ये था कि मेरे बाल लाल थे, आई मीन लाइट कलर्ड है। तो एक मोची ने मुझे कहा, ए इधर आ, ये क्या बुर्का कहाँ गया तेरा? मैंने कहा कि मेरे पास है नहीं। तो बोल, जा बोल अम्मा को बोल, तेरे बुर्का, हमें नहीं अच्छा लगता जवान लड़की की तरफ मुंह देखना। मैं बता नहीं सकती कि हमें पता ही नहीं था कि छेड़ना किसको कहते हैं, आदमी लड़कियों को या औरतों को कैसे छोड़ते हैं। मजाल है कोई किसी की तरफ देखता हो। तो बुर्का उनको खुद शर्म, मैंने बुर्का उन्होंने, उसने कहा मोची ने, मैंने घर जाके अपनी नानी को कहा, उन्होंने धोबन को कहा, धोबन कहने लगी मेरी बेटी की शादी हो गया, उसका पुराना बुर्का है, वो धो के मैं देती हूँ, वो पहन ले। उसकी जाली मैंने सर, मुझे पता नहीं बुर्का कैसे पहनते, जाली उसकी मेरे सर पे पहन के मैं एक दुकान में घुस गई, इधर गिरूं उधर गिरूं, उसकी कई चीज़ें टूट गईं। उसने तय करके मेरे बगल में रख दिया, कहता जा अल्लाह बेली होए। तो ना आधा दुकान मेरी तोड़ दी, खबरदार बुर्का ना पहनना कभी। लेकिन पहनना पड़ा, मैं स्कूल जाती। मैं आपको पेशावर से यहाँ लंदन में ले आता हूँ। सख्त दुनिया है, जो भी है, जैसी भी है, लेकिन हमारी और आपकी फ़िलहाल तो यही दुनिया है। और आपने एक लंबा वक्त गुजारा यहाँ पे। यहाँ महेंद्र कौल साहब रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, और एक नहीं कई चलाते थे बाद में तो। लेकिन मुझे जो याद है, मैं एक सीन आपके सामने मंजर पेश करता हूँ। 1988 की बात है। मैं यहाँ BBC हिंदी सर्विस में काम करने के लिए आ चुका हूँ। एक प्रोड्यूसर की हैसियत से आप मुझे खाने पे इनवाइट करती हैं, आप अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करती हैं। रेस्टोरेंट जो है वो बेकर स्ट्रीट पे बेइंतहा शानदार, अपने वक्त का शायद सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट होता था, इंडियन तंदूरी फूड। उसका नाम था वाइसराय ऑफ इंडिया। नाम मैंने रखा था। आपने रखा था वाइसराय ऑफ इंडिया? मैंने कहा कि मैंने उसका नाम द वाइसराय रखा था, क्योंकि वाइसराय इंडिया में ही था। बाकी सब जगह गवर्नर जनरल थे। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, तो वाइसराय वाज ओनली इन इंडिया। तो वाइसराय ऑफ इंडिया नाम था ना उसका? उसका। अच्छा, और वहाँ आप भी हैं, मैं भी हूँ, और महेंद्र कौल साहब भी हैं, और हम 3 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं। मैं मेहमान हूँ आपका। इतने में मैंने देखा कि एक शख्स गेट से अंदर आ रहा है, दरवाजे से रेस्टोरेंट के, और कुछ हल्की सी खिन-बिन की सी आसपास में आवाज़ होती है, लोग देखने लगते हैं, और वो 2 लोग हैं और एक तरफ कोने में जाके बैठते हैं, और मेरे मुंह से एकदम से निकलता है, अरे ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और वो आराम से बैठ के खाना वाना खाते हैं, और उसके थोड़ी देर बाद हम लोग मिलने भी जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इसके अलावा मैंने ये भी सुना कि जो इंडियन पॉलिटिशियंस थे उनका भी एक बड़ा गहरा सिलसिला था महेंद्र कौल नाम के उस शख्स से जो आपके शौहर थे, और हिंदी उर्दू के बेहतरीन और मशहूर ब्रॉडकास्टर। तो पॉलिटिक्स से क्या इन्वॉल्वमेंट था? थोड़ा मेरा इशारा उधर है कि कश्मीर, इंडिया से जो पॉलिटिशियंस आते थे उनके साथ था। मैं अब उस ज़माना हो गया, इसलिए आपको ये सीक्रेट नहीं रहा। वाइसराय में एक कमरा था, एक बाहर रेस्टोरेंट था, पार्टी रूम था। वहाँ पर इतने पाकिस्तानी पोइट्स कमरा बुक करते थे। अच्छा। या वो जिनको कह देखिए ना, बड़ी उम्र में यादाश्त खराब हो जाती है, ये जो सिंध वाले लोग हैं। अच्छा। मुहाजिर। हंसी की बात ये है कि एक इतवार को मुहाजिर कमरा बुक करते थे, पार्टी रूम, जिसमें 40% सिटिंग था, बाकी तो आते तो 80 थे, और वहाँ गालियाँ देते थे पंजाबी पाकिस्तानियों को। वो गालियाँ वालियाँ। अच्छा। और दूसरे हफ्ते, अब उनको भी कोई, पंजाबियों को भी कोई और जगह थी नहीं, वो भी वहाँ अपना टाइप करके तो इश्तिहार छोड़ जाते थे। वो सिंधियों को गालियाँ देते थे, अरे वो तो हिंदुस्तानी है, गंगा जमुना तमीज़ तहजीब है उनकी। अच्छा। डुबो दो उनको जमुना में जाके। वो गालियाँ उनको देते थे। आपस में दोनों पाकिस्तान के लोग
महेंद्र कौल के रेस्टोरेंट में बैठ के एक दूसरे को गाली देते थे और इनके साथ दोनों प्यार करते थे। दोनों के साथ में सिलसिला था। हम और लोग बहुत ये मैं जानना पाकिस्तान चाहता हूँ, इंडिया से जो पॉलिटिशियंस आते थे उनके साथ भी इनका बड़ा गहरा लिंक था। होगा, आते थे। हाँ था, छिपा रही हैं आप कुछ बातों को। होता ही है, होता ही है। और खासतौर से naturally। कश्मीर में तो मतलब ही नहीं कि लोग इनको ना जानते हों, सबसे बड़ी सब बात तो जानते ये है कि इंडियन एम्बेसी को पता था कि महेंद्र कौल पैसे लेंगे नहीं अगर कोई इंडिया का आएगा, तो वो 20-20 लोग वैसे ही पकड़ के ले आते थे, तो उनसे कोई बिल ही नहीं मैं मांगता इसलिए था। कह रहा हूँ कि जो कश्मीर की जो भी पॉलिटिक्स उस वक्त की होती थी उसमें महेंद्र कौल से यहाँ लंदन में मैंने ये सुना है कि थोड़ा मशवरा किया नहीं, जाता था, अब बात भी होती थी। ठीक है, और यही वजह है कि जब महेंद्र कौल साहब गुजरे हैं, इत्तेफाक की बात यह है कि हाँ। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, वो यहाँ लंदन में थे। बेचारे, और इत्तेफाक की बात ये भी है साथ में कि मैं एक प्रोग्राम में उनके साथ था। ये एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब, ही वाज वन ऑफ द पैनलिस्ट। तो और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने एकदम से महेंद्र कौल को याद किया। और मैंने कहा साहब महेंद्र कौल साहब तो इत्तेफाक की बात, ये 2 दिन हुए थे शायद कि वो तो गुजर गए। अरे साहब बैठ गए, बिनतहा उनको अफसोस हुआ। फिर उन्होंने कहा रजनी कौल से बात कराओ मेरी। तो मैंने फिर अपने मोबाइल पे आपका नंबर लगाया और आपकी मेरे से बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लंबी बात हुई। किस तरह से याद कर रहे थे वो, क्या सिलसिला था उनका मुलाकातों का? नहीं, वैसे जब भी आते थे तो मिलते थे, फिर पिछले कुछ सालों में मुश्किल हो गई थी क्योंकि उनको वो कहते थे मेरी सेहत अच्छी नहीं होती, मैं यहाँ आता हूँ अपना इलाज कराने, और उनका लंदन में अपना कोई ठिकाना नहीं था। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये फारूक अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला, हाँ, इन लोगों से गहरा बात ये है कि शेख अब्दुल्ला साहब जिस वक़्त अपना वो कर रहे थे कश्मीर के लिए जदोजहद, उस वक़्त और भी कश्मीरी पंडित उनकी साइड पे थे, लेकिन महेंद्र तो छोटे थे, 13-14 साल के। इनको तो उम्र न जाने बिना इनको तो जेल भी भेज दिया गया था। फिर इनको किसी कश्मीरी पंडित ने जाके पुलिस को बताया कि जिसको पकड़ के आपने रखा वो तो बच्चा है, और उनको शेख साहब को एक और बात मिल जाएगी कि हमारे बच्चों को भी ले गए जेल में, और ये किया। तो फिर उस रात को इनको छुड़ा के आए। महेंद्र कौल के जो मामा थे, जिनकी वजह से ये पोइट्री और ये सब कुछ हुआ, वो जो थे वो शेख साहब के बड़े नज़दीकी दोस्त थे। तो इसलिए ये सारे रिश्ते इनके मामा की वजह से बने। शेख अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, बात है कि उनके घर हमेशा, इंडिया का कोई पोइट नहीं था उर्दू का जो कश्मीर ना गया हो और इनके मामू के पास ना रहा। मामा का क्या नाम? उनका अभी नाम याद आ जाए, सराफ, लास्ट नाम तो मेरे पास अखबार की कटिंग्स भी हैं जहाँ पर महेंद्र के बारे में कश्मीरी अखबारों में छपा है, तो वहाँ यही उनका पता नहीं पुराने नाम होते हैं। जियालाल सराफ, जियालाल सराफ, जियालाल, नाम तो याद आ गया। जियालाल आपकी जगह मैं होता मुझे याद नहीं आता, मेरे साथ में होता है बहुत नहीं, बार। तो मेरे पास हो इसलिए याद आ गया। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं होता है। तो जियालाल सराफ के घर में जोश साहब से लेकर हर कोई पोएट महीनों हफ्तों रहा है। क्या बात है, वाह वाह। और वहाँ महेंद्र बड़े हुए हैं पोइट्री में, हर वक्त पोइट्री आसपास। और रेडियो में क्यों, पहला रेडियो स्टेशन इन्होंने क्यों बनाया कि ये तरन्नुम में पढ़ते थे, वो किताब देते थे, ये उसको तरन्नुम में पढ़ते थे। महेंद्र कौल तरन्नुम में पढ़ते थे? हाँ, कोई भी शायरी उनके सामने, जोश साहब के सामने, लोगों के सामने। ही हैड ए वेरी नाइस वॉइस। और जो ऊपर वाले ने उनको जी थी, बड़ी कुछ दिया उनको। आपको मैं बताऊं कि एक तो वो कभी बेसुरे होते ही नहीं थे, बेसुरा होना उनको पता नहीं था कैसे। दूसरा मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सिर्फ मैट्रिक पास की थी, लेकिन कभी कॉलेज नहीं गए। बातें उनकी बाप इतनी ने- जबरदस्ती। बाप ने मैं सिर्फ जी, मैं आपके थोड़ा सा बात कथा कलम कर रहा हूँ कि एक महफिल थी हमारे घर पे, और उसमें महेंद्र कौल साहब और आप भी और बीबीसी के कुछ पुराने लोग भी थे, और उसमें मैंने उनको आपदा परवीन की आवाज़ में कुछ चीज़ें सुनवाई, बड़े खुश हुए। और वो कुछ कलाम भी बहुत अच्छा था मेरे ख्याल से। उस ज़माने में मुजफ्फर अली ने एक पैगाम मोहब्बत नाम से एक एल्बम बनाई थी जिसमें आपदा परवीन, हमारे पास है। और साहब इसने जज्बाती हुए आंखों में उनके आंसू थे। और इस कदर मैं महेंद्र कौल को कैसे याद रखता हूँ, बेहतरीन खूबसूरत तरीन उनका लबो लहजा उर्दू का, बेहतरीन उनका उर्दू का तलफ़ुज़, कमाल की आवाज़ आखिरी वक्त तक, ज़बरदस्त पाटदार ग्रजदार बैरिटोन वॉइस, और साफ सुथरा जिसको कहते हैं डिक्शन, एक एक लफ्ज़ अलग जमा के बोलना, और
क्या कॉन्फिडेंस है, इस तरह से उन्होंने इंटरव्यूज़ किए। एक इंटरव्यू की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, वो ये है कि जो इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर रही हैं एक लंबे अरसे, मिसेस थैचर, मार्गरेट थैचर, उनका महेंद्र कौल साहब ने कई बार इंटरव्यू किया। एक इंटरव्यू यहाँ मिसेस थैचर ने डाउनटाउन को, यहाँ पर ये मजाक बन गया था कि मिसेस थैचर इनकी गर्लफ्रेंड है वो लेकिन बड़ा बड़ा फ्लर्ट करते थे उसके साथ। एक दिन गए डाउनिंग स्ट्रीट, बुलवाया गए तो वो ऊपर से सीढ़ियों से उतर रही थी, तो इन्होंने कहा वाओ प्राइम मिनिस्टर, नो वंडर Arabs are putting so much money into your coffer because you are so beautiful. कहती है, you think so? You think I'm beautiful? इन्होंने कहा, of course I think. I don't only think so, I believe in it. तो वो उसको बड़ा अच्छा लगता था फ्रेंड का। ये कहानी जो है आपको बताऊं मैं, आपने मुझे सुनाई है, पहली बार मैं आपसे सुन रहा हूँ, और अच्छी बात है कि आपने इतना बड़ा राज मेरे सामने खोल दिया। लेकिन मैंने ये कहानी बहरहाल, ये जो लंदन का बहुत मशहूर अखबार है टेलीग्राफ, ये उसमें छपी हुई है कहानी। उसमें ये है कि महेंद्र कौल किस तरह से फ्लर्ट किया उन्होंने मिसेस थैचर के साथ। ये हिंदूजाज इनको हमेशा जब उसको बुलाते थे तो इनको ज़रूर बुलाते थे और इनको फूल देते थे। खास हमारे सामने ज़रा प्राइम मिनिस्टर को फूल दो, हम तो आप दोनों की शक्ल देखना चाहते हैं। अच्छा। मेरे को कह, रजनी बहन तुम उधर देखो, रजनी बहन उधर देखो, उधर देखो। तो ये उन्होंने मजाक बनाया हुआ था। मिसेस थैचर को जाके फूल देते थे। लेकिन मिसेस थैचर की क्या याददाश्त थी। पहली बार जब मैं उनके मिली, हम मुझको भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंच पे बुलाया गया, बीइंग मिसेस महेंद्र कौल। उस वक्त नहीं, उससे पहले कहीं पे मिली। दोबारा जब मिली तो मुझे कहती है, हेलो हाउ इज बुश हाउस। आई वाज स्टन्ड। मैंने कहा 3-4 साल के बाद इस औरत को बुश हाउस याद है। कमाल है, ये क्या बात है। वो भी बहुत ही कमाल थी। तो महेंद्र कौल तो अपने आप में इतने बड़े लेजेंड हैं कि उनके ऊपर पूरे 2 घंटे की 2.5 घंटे की फिल्म बने तो भी कम है, इसलिए कि एक से एक बड़ी शख्सियत उस जमाने की, उसका इंटरव्यू करना और इतने कॉन्फिडेंस से सारी चीजें। सबसे ज्यादा उनका जो लोग इंडिया वाले मजाक बनाते हैं, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे थोड़ी देर के लिए, मोरारजी देसाई ने तो कहा, महेंद्र भाई आपको शर्म नहीं आती। वो तो पीटने को तैयार हो गए थे इनको। अच्छा। इतना इन्होंने कहते हैं, मुझे पता है आप शराबी हैं, आप इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, कोई कुछ पीता, कोई कुछ पीता। और हम लोग, अच्छा तुम्हें हंसी की बात, जो सबसे मेरे लिए सुख की बात, हमारे पार्टनर इंडिया के गेलॉर्ड वाले अपनी समधियों के लिए, उनके बेटे की सगाई हुई बड़े अमीरों का घर, ये लोग यही कुछ करते रहते हैं व्यापारी लोग, तो उनके समधी कुड़म जिसे पंजाबी में कहते हैं, उन्होंने कहा कि 12 जीन्स ले आओ, या 12 या 14। तो वो फ़ोन करते हैं, कौल साहब आप आ रहे हो ना दिल्ली, 12-14 जीन्स ले आना। इन्होंने कहा लांबा साहब, हम 12-14 जीन्स, वज़न की बात तो मैं पैसे दे दूँ, लेकिन बक्स खोल के देखते हैं वो समझेंगे कि मैं जीन्स बेचने आया हूँ। तो कहने लगे नहीं कोई, ओहो कौन सा मेरा आदमी जाएगा, हम रोज़ वहाँ से चीज़ें लाते हैं। और ही वुड हैव डन इट बट ही फॉरगॉट। अच्छा, अब जब हम, कल्याणी को 7-8 साल की थी, जब हम एयरपोर्ट पहुँचे दिल्ली के, वो कहें आप अपने बक्स लाओ, वो खोलते थे उस ज़माने में, अब भी खोलते होंगे। तो ये हम मैं मेरी तरफ देखिए, मैं उनकी तरफ देखूं। कल्याणी को बड़ा गुस्सा आया, 2-4 मिनट बैठ, कहती है फॉर गॉड सेक प्ले देम एंड डू समथिंग, आई कांट स्टैंड हियर फॉर यू ऑल द टाइम। 9 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने बक्स उठाए और एक बक्स के ऊपर हाथ रखा और उसके ऊपर लिखा था महेंद्र कौल। मैं पैसे गिन रही हूँ कि हमारे पास कितने, मैं 200-400 रुपये साथ लेके आती थी कि जाते वक्त काम आते हैं एयरपोर्ट पे। तो कहते हैं, वो आदमी जो देख रहा था वो कहता है, भाई जी इधर आना, 2-4 जनों को और बुला लिया, ये देखो ये कौन आया है। तो हम डर के मारे कांप रहे हैं। कहते हैं ये महेंद्र कौल आया है जिसने हमारे परम पूज्य, जो भी कहा उसने ज़बान में, हमारे प्रधानमंत्री को ऐसी जूतियाँ खिलाई हैं कि दिल हमारा ठंडा हो गया। जी महेंद्र कौल आया। वो कहने लगे साहब आप ये बक्स लो, आप चाय पी के जाओ, आपको जो कुछ चाहिए चाय। दे ऑल हेटेड हिम सो मच, दे थॉट महेंद्र कौल हैज डन द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। उन्होंने, क्योंकि मुरारजी
देसाई को एक्सपोज कर दिया थोड़ा expose सा, कर दिया, और ये हाँ। पीने पिलाने के मामले पे खाली पीने पे नहीं, इसलिए कि मोरारजी देसाई को कुछ और पीने का शौक था। वो कह रहा था बार बार पटेल पटेल पटेल, तो इन्होंने कहा कि एक ज़माने में एक और भी होते थे, छोटा सा नाम था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनका भी नाम हमको लेना होगा। इन्होंने कहा, वो कहते हैं आप क्या चाहते हैं, होगी उनकी भी, आई मीन यू कैन गेट इट फ्रॉम द बीबीसी, ये कहते हैं क्या करूं, वो कहते हैं उठ के सवेरे माला जपूं, नेहरू 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 जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू, हर सारी इंटरव्यू लड़ाई की थी, लड़ते रहे, तो सिर्फ पटेल की बात करते थे और कोई बात नहीं करते। मोरारजी भाई कमाल की बात है रजनी जी, आपने खुद ही किस्सा सुना दिया, मुझे तो ये पता भी नहीं था। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि मोदी जी भी यही करते हैं। हाँ, मोदी भी। अरे भैया हम भी सब देख रहे हैं, और मैं आपको बता रही हूँ कि आप नेहरू का नाम ना आ जाए अपने, कहीं। मैं आपको बता रही हूँ आज तक मैं किसी कश्मीरी पंडित को नहीं मिली जिसने कहा हो कि हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये बात ज़रूर है कि जब उनको निकाल दिया गया, मेरी अपनी ननद को, इनकी बहन को रात को 12 बजे उनको, उनकी फैमिली को सारों को जम्मू पहुंचा के हमने दिल्ली पहुंचवाया, उनके घर वहीं रह गए। जिस वक्त निकाला गया खतरा बन गया था कि ये कि कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को मारा, एक को भी नहीं मारा। वो बात नहीं हुई जो पंजाब में हुई, कुछ भी किसी ने कुछ, नॉट ओनली दैट, इवन अप टू नाउ कश्मीरी पंडितों के जो घर बाग वाग हैं, मुसलमान जो साथ रहते हैं वो उसकी खेती बाड़ी करते हैं। कोई दिल्ली जा रहा होता तो कहते हैं या ये दे आना, इतने पैसे मिले थे उनके, या उनको थोड़ी सी ये दे दो, ये बादाम दे दो, उनके बाग के हैं। मैंने इतनी प्यार मोहब्बत, मैं पेशावर में भी, फिर भी हम वहाँ थोड़े लोग थे, और पठान लोग हमको समझते थे कि उनको तरस आता था हम पर, और कोई मारता नहीं था, कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन कश्मीर में वो बात नहीं थी। द फर्स्ट थिंग दैट स्टन में, वो एक ही गली में हिंदू मुसलमानों के घर थे, एक ही घर से निकल कर दूसरे घर में, बिकॉज आई केम फ्रॉम पेशावर एंड आई नेवर वेंट टू अ मुस्लिम हाउस अनलेस somebody took me, and Hindus and Muslims didn't go to each other's house. मुसलमान लोग हिंदुओं की बड़ी सुरक्षा रखते थे, हिंदुओं के घर गलियों में होते थे, खुले बाज़ार में नहीं होते थे कि कोई कुछ मारे ना, क्योंकि ये अफ़गान लोग थे जो हमारी हिफाजत करते थे, शहरी मुसलमान नहीं। उनको नफ़रत नहीं थी, पर उनको कोई इज़्ज़त भी नहीं थी। ये तो बादशाह अली ख़ान और वो लोग जो आते थे, ये बेचारे मस्कीन गरीब, ये थोड़े से हिंदू हैं अपने बेचारे, और जब झगड़े हुए तो गलियों में आ जाते थे। किसी माइयों बहनों कोई डर नहीं है, तुम्हारा बेटा इधर है, तुम्हारा बाप इधर है, तुम्हारा भाई इधर है, पहले हमारा खून करेगा फिर तुम्हारे घर आएगा, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। एक आदमी का खून नहीं गिरा किसी को। सब लोग पेशावर से और आसपास के जगहों से, सबसे उधर से अमृतसर से भरी हुई लाशें आ रही थी मुसलमानों की, अखबारों में निकलता था, टेलीविज़न तो नहीं होता था, हमको भी पता चलता था। हम लोग बड़ी देर से आए इसलिए कि मुझे पता था कि हम जैसे निकलेंगे पेशावर से मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि हर 15-14 साल की लड़की, कोई लड़का मिले पंजाब में उसकी शादी कर दो। वो समझते थे एक दफ़ा शादी की दी तो वो सेफ़ हो गई, फिर उसको कोई डर नहीं, या कम से कम हमारी बेटी नहीं है, वो उनकी बहू है। तो मुझे इस बात को मैं कहती थी जिस दिन आप कहोगे हम जाएंगे पेशावर से, हमारे 7 छत का मकान था मेरे नाना का, मैं ऊपर से छलांग लगा। मैंने घर वालों को बहुत दुख दिए, लेकिन जिन्ना साहब आए पेशावर, उस शाम को कुछ हिंदू लोग, आर्य समाजी, हर घरों में बहुत सारे हिंदू चले गए थे, तो हर घर में जाके हरी को पिस्तौलें, बंदूकें, जो भी उनके पास थे, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ सुना। मेरे मामा बहुत डरपोक थे, उनको भी पकड़ा गए, उनके तो हाथ कांपे, पहले वो गिर ही जाते डर के मारे। कह गए कि आज रात जिन्ना साहब आ रहे हैं, वो यहाँ स्पीच देंगे और फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी तक तो लोकल मुसलमानों ने हमारी बड़ी मदद किया हर तरह से, लेकिन आज रात क्या होगा हम जानते नहीं। तो अब मेरे मामा तो पकड़ते भी नहीं थे, कहते थे वहाँ रख दो, ये मेरे से नहीं होगा। हो गई, किसी ने, जिन्ना साहब आए पेशावर में, कुछ नहीं हुआ, ना जिन्ना साहब ने कोई गलत बात कही, ना कोई भड़काने की बात कही, कुछ भी नहीं हुआ।